आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के मॉडल सेट 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। देखिए, जैक बोर्ड का जितना भी मॉडल सेट आया है, चाहे क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और आप हर एक वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए, ये जो आपका क्लास 10th का ये जो सोशल साइंस है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपका 40 नंबर का होगा। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं और समझते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। देखिए, जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ था ना, उस टाइम जो शासक था, शासक का नाम था लुई 16वां यानी कि लुई 16। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पुस्तक है, किस पुस्तक का नाम क्या है कि दी स्पिरिट ऑफ लॉ। क्लियर है। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक का नाम है, ये क्या, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ख, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू इस पुस्तक के लेखक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए कैसा डायलॉग दे दिया। ठीक है, तो ये जो कथन है किनका है, मैटरनिक का है। ठीक है, देखिए कहीं कहीं पर मैटरनिक भी लिखा हुआ होता है, तो ठीक है मैटरनिक बोलिए या फिर मैटरनिक बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो कब हुआ था, आपको जरूर याद होगा 1871 ईस्वी में। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, यानी कि जर्मनी स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1871 को बना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि फ्रेडरिक सरियू कौन था। तो कौन थे फ्रेडरिक सरियू, तो एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। क्या थे, एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। देखिए यहां से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन कि जो गांधी जी है दक्षिण अफ्रीका कब गए, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। ठीक है, इस प्रकार से 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि एक मतलब कब गए और एक कब आए। क्लियर है। तो यहां पर पूछा गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो यहां पर आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1893। 1893 को मतलब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। देखिए चौरी चौरा में ये जो हिंसात्मक घटना हुआ था ना, इसी को हम लोग बोलते हैं चौरी चौरा का हत्याकांड। और ये कब हुआ था, तो ये जो आपका हुआ था ना, ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। यानी ये जो ऑप्शन नंबर क है ये सही हो जाएगा 5 फरवरी 1922। और ये जो चौरी चौरा है ये आपका मतलब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है वहां पर मतलब एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा, और वहीं पर ये हिंसात्मक घटना हुआ था जिसको बोलते हैं चौरी चौरा हत्याकांड बोलते हैं। और ये कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। देखिए रॉलेट, तो रॉलेट और एक्ट माने कानून, ये जो रॉलेट कानून है ये कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 1919 को। ठीक है, 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो रॉलेट एक्ट है ना, इसको हम लोग काला कानून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काला कानून, काला कानून बोलते हैं। और देखिए ये जो 19 से 19 का ये जो डेट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी डेट को मतलब ये जो है ना आपका ये जो ईयर है मतलब 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, आप सभी को पता होगा, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो देखिए 1919 को आपका रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था और 1919 को आपका मतलब जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि आनंद मठ। तो ये जो वंदे मातरम है ना, ये कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। और ये जो वंदे मातरम इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी बोलिए या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलिए। और ये जो थे एक बंगाली थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बापू किन्हें कहा जाता है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, बापू कहते हैं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट 1 में भी था। कितने होते हैं, तो 2 होते हैं।
एक होता है आपका जैव, ठीक है, और एक होता है आपका अजैव संसाधन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कैसी खेती होती है, तो सीढ़ीदार खेती होती है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और देखिए जलोढ़ मृदा को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक पुराना जलोढ़, एक नया जलोढ़, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर और खादर बोलते हैं इस प्रकार से। तो जो पूर्वी तट का जो नदी डेल्टा होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा पाया जाता है, याद रखिएगा। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। तो देखिए काली मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगर मृदा भी बोलते हैं या फिर स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। क्लियर है। जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। तो देखिए भारत में जो पाई जाती है 8% उपजातियां पाई जाती है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि भारतीय वन्य जीव यानी कि जो रक्षण अधिनियम जो बना था कब लागू हुआ था। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कब, तो 1972 को, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा 1972। 18 देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारत में बहुउद्देश्य नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। और ये जो है ये मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था आपको भूगोल, उस टाइम मैंने इस क्वेश्चन को बताया था आपको, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका है झारखंड। देखिए झारखंड राज्य में दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है। ये जो आपका सरदार सरोवर बांध है, ये जो बांध है ना, इस बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि गुजरात। कौन प्रभावित होता है, तो गुजरात प्रभावित होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि औसत आय, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। देखिए प्रति व्यक्ति आय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, औसत आय बोलते हैं, कि गणना किस प्रकार की जाती है। तो देखिए ये जो आपका औसत आय होता है या फिर प्रति व्यक्ति ये जो आय होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला क्या है, ये जो फॉर्मूला है आपका क्या है, देखिए यहाँ पर ये इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देश की कुल आय, मतलब देश का जितना भी आय होगा, टोटल जो इनकम होगा देश का, ठीक है, और देश का जो जनसंख्या है, यानी कि टोटल जो जनसंख्या है, देश की कुल जनसंख्या, और जब इन दोनों को हम लोग भाग दे देते हैं ना, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वही होगा हमारा औसत आय। बात क्लियर, देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत आय बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है। देखिए जो देश है, जैसे वर्गीकृत किया जाता है ना कि कोई विकसित है, कोई विकासशील है, कोई कम विकास कर रहा है, कोई अधिक विकास कर रहा है, तो ये जो मतलब वर्गीकृत किया जाता है, मतलब किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा देश अभी किस प्रकार से है, तो किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, किस मापदंड का यूज करता है, तो देखिए करते हैं उन लोग प्रति व्यक्ति आय का। किनका, प्रति व्यक्ति आय। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि नवीकरणीय साधन का उदाहरण, यहाँ पर एक खाली स्थान है, देखिए नवीकरणीय बोला है, तो कौन है नवीकरणीय आपका, तो भूमिगत जल आपका क्या है, नवीकरणीय है। कोयला आपका अनवीकरणीय है, पेट्रोल आपका अनवीकरणीय है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका भूमिगत जल, ये क्या है आपका नवीकरणीय है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि लोगों के विकास के लक्ष्य, यहाँ पर खाली स्थान है, होते हैं, समान होते हैं, भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपको देखने में बहुत ही लंबा लग रहा है। क्या है कि रामू एक किसान है, ठीक है, जिसने अधिशेष गेहूं को आटा मिल के मालिक को 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा।
रामू एक किसान है, ये क्या करते हैं, जितना भी मतलब गेहूं होता है वो क्या करते हैं, गेहूं को आटा जो मिल है, आटा मिल का जो मालिक है उसको बेच देते हैं 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। अब मिल का जो मालिक है, मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अभी जो मिल मालिक है ये क्या करता है, जो बिस्कुट कंपनी है, बिस्कुट कंपनी को क्या करता है, 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मिल का जो मालिक है ये 5 रुपया एक्स्ट्रा लेता है प्रति किलो में, ठीक है। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ता को 80 रुपया में, यानी 20 रुपया प्रति पैकेट, ठीक है, 4 पैकेट बनाया था और 20 रुपया प्रति पैकेट की दर से, मतलब यहाँ पर 80 रुपया मतलब पैसा लेकर 4 पैकेट को बेच देता है, बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर गेहूं को भी हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, आटा को भी नहीं रखेंगे, चीनी एवं तेल को भी नहीं रखेंगे। अब जो मेरा मेन रहेगा क्या रहेगा, बिस्कुट, मतलब जो अंतिम प्रोडक्ट हो जाएगा, अंतिम उत्पाद जो हमें मिलेगा, अब हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है, अंतिम प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है आपका बिस्कुट बन रहा है। तो जो भी अभी डिस्कशन चलेगा बिस्कुट के ऊपर, क्योंकि बिस्कुट में हम लोग हर एक चीज को जोड़ लेंगे, गेहूं से आपका आटा से जो भी चीनी तेल जो भी लगेगा, जो मतलब श्रम है, हर एक चीज को जोड़ के जो भी मतलब बनेगा ना फुल एंड फाइनल जो लास्ट प्रोडक्ट होगा उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि बिस्कुट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि बी निर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है। तो बी निर्माण जो होता है ना आपका द्वितीयक क्षेत्र का भाग है। किसका है, द्वितीयक क्षेत्र का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपके पास कि अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है। देखिए अनीता जो है कहाँ काम करती है, साड़ी की दुकान में, जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्यक्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित है। देखिए आप सभी को पता है कि जो सरकारी वाला है वो आपका संगठित होगा, क्योंकि अगर वो छुट्टी भी करता है ना तो उसका जो भी पैसा है नहीं करता है, बात क्लियर है, और उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होता है। तो बात आप यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए जो सीता है, सीता क्या है, सरकारी अस्पताल में नर्स, अभी सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है। तो जो सरकारी वाला होता है तो ये क्या होता है, संगठित होता है। तो जो सीता हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, संगठित हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो अनीता है ये मतलब साड़ी दुकान में काम कर रही है, तो ये जो अनीता है ये हमारा क्या हो जाएगा, असंगठित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगठित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन को, देखिए यहाँ पर क्या आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर देख लीजिए, अनीता आपका क्या हो गया, असंगठित सही है, और सीता आपका क्या हो गया, संगठित सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 22 का सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, यहाँ पर एक खाली स्थान है होता है, पहले से ही शामिल होता है। आप देखे होंगे जैसे कि यहाँ पर जो बिस्कुट हमारा बना था, तो बिस्कुट में देखिए बिस्कुट जो बनाया गया ना, तो हर एक चीज को जोड़ लिया गया कि आटा, ठीक है, आटा आपका बना, आटा से उसमें चीनी लगाए, तेल लगाए, और जो श्रम है, जो मेहनत है, हर एक चीज को जोड़ जाड़ के जो फाइनली चीज है उस पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और उसी का भी हम लोग प्राइस बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अंतिम वस्तु जो आपको मिल रहा है, जो अंतिम यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें पहले का जो भी चीज रहेगा हर एक चीज को शामिल कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो अस्तित्व में आया था 2005 ईस्वी में। कब, 2005 में। और देखिए इसमें क्या होता है, मान के चलिए अगर आप बेरोजगार है, अगर आपको किसी भी प्रकार कोई काम नहीं मिल रहा है, तो आपको 1 साल के अंदर 100 दिन का मतलब यहाँ पर आपको काम दिया जाता है। सपोज अगर आपको काम नहीं मिलता तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपके पास कि भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो भंडारण को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका स्टार्ट हो जाता है पॉलिटिकल साइंस। क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। पहला क्वेश्चन कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है। यहाँ पर कौन असत्य है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ये तो बात सही है, ये तो होगा नहीं। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, ये भी बिल्कुल सही है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये भी बिल्कुल सही है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना, ये तो गलत बात है ना। सबको समान समान अधिकार दिया जाता है ना, सबके पास तो अपना अपना अधिकार होता है, यही यहाँ पर असत्य बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना था। मतलब बेल्जियम जो है आपका, उसमें फ्रेंच कितना लोग बोलते थे, मतलब उसका कितना परसेंटेज था, ठीक है। तो 32 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 40%, ठीक है। 40% लोग बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलते थे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 कि श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है।
जो श्रीलंका है आपका, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि 1960 में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि 22 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय संघ राष्ट्रपति, राज्य उपराष्ट्रपति, नगर निगम मेयर, ग्राम पंचायत सरपंच, मुखिया। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये आपका असत्य है, माने ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा बल्कि क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी भारतीय संघ जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 35 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देखिए यहाँ पर कि 7 पार्टी यानी कि अलायंस, 7 पार्टी अलायंस यानी कि सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 36 से आपका क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि नेपाल। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन किया गया था। किस देश में किया गया था? आप याद रख सकते हैं सप्तदलीय गठबंधन, तो नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? देखिए जो आपका बोलीविया है ना, ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, और यहाँ पर उस प्रकार का एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आपका कि बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बोलीविया में जो जल युद्ध हुआ था, ठीक है, ये जो आपका आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी कि फेडेकोर ने। किसने? तो फेडेकोर ने। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर जो आपका असत्य वाला बात है ना, ये ऑप्शन नंबर घ है। क्यों है? देखिए क्योंकि दबाव समूह राजनीतिक दल समान प्रकृति के होते हैं। बोला कि दोनों समान होता है, समान प्रकृति के होते हैं, समान नेचर के होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जो दबाव समूह होता है वह इनडायरेक्टली काम करते हैं, और जो राजनीतिक दल होते हैं ना वह डायरेक्टली काम करते हैं। मतलब देखिए दबाव समूह क्या होता है, किसी भी मतलब मुद्दे को, किसी भी मतलब किसी भी पर्पस को क्या करता है, वो दबाव देता है कि नहीं भाई इसको करो, इसको करो, बस यही चीज होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेपाल में SPA यानी कि 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि राजा वीरेंद्र। ठीक है, राजा वीरेंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट 40 क्वेश्चंस बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।